ऑन जून 6 1996 सुबह के 2:31 पे डार्ली एंड डैरिन ने पुलिस को कॉल किया एंड कहा कि एक लंबा चौड़ा इंसान उसके घर में घुसा था एक नाइफ लेकर एंड उसने उसके दोनों बच्चों को मार दिया। एंड ये सुनते ही पुलिस तुरंत उस घर पर आती है। Hello everyone, my name is Kush and welcome back to another true crime case study with me। जैसा कि तुम टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस केस के बारे में बात करने वाले हैं, बट कुछ चीजें जैसे दिखती है वैसे होती नहीं है, क्योंकि इस केस में आखिर कौन कल्प्रिट है इसको जानने में सीबीआई को भी काफी समय लग गया कि आखिर ये किसने किया एंड किया है तो क्यों किया है, क्योंकि कोई इतना बड़ा चीज हो गया एंड बिना कारण तो कुछ होता नहीं है। तो मैं तुम्हें एक चीज जरूर बताऊंगा कि ये केस इतना सिंपल नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो तुम्हें ये अच्छे से सुनना पड़ेगा कि कौन किस समय कहाँ पर था एंड कौन ये कर सकता है एंड क्यों कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस revolving around the mother who killed her two sons. Darlie Lynn P. Crowder was born on January 4, 1917 in Altona, Pennsylvania. उसके पेरेंट्स लैरी पीक एंड डार्ली की थे और उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम डैनियल फुगेट है। एंड उसके होने के बाद ही उसकी फैमिली के बीच में काफी दूरियां आने चालू हो चुकी थी। वो हमेशा लड़ते थे कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन लेगा एंड बेसिकली दोनों ही ड्रिंक करते थे, उतना नहीं पर यस ड्रिंक करते थे। तो ये दोनों लड़ते थे कि बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन उठाएगा एंड कौन अच्छा से नहीं उठा रहा, जो होते रहता है हमेशा पेरेंट्स के बीच में। तो इनके बीच में भी ऐसे ही होता था एंड ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि एट द एंड उन लोगों ने डाइवोर्स ले लिया। एंड डाइवोर्स लेने के बाद दोनों बच्चे अपनी मॉम के साथ लकबॉक आ जाते हैं, जहां पीक मॉन्टेरी हाई स्कूल इन लुबोकॉर में पढ़ने जाते थे दोनों। एंड वहां रहते रहते उसकी मॉम मिलती है रॉबी की से, जिससे काफी दिन तक वो साथ में डेट करते हैं एंड एट द एंड वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। बाद में जो डार्ली की बेटी थी पीक, उसने अपने कुछ खर्चे निकालने के लिए, फैमिली को मदद करने के लिए उसने एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करना शुरू किया, जहां पर वो मिलती है डैरिन राउटर से, जो उस होटल में एज अ कुक काम करता था। एंड एट दैट टाइम वो 17 साल का था एंड पीक सिर्फ 15 साल की थी। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इस केस के लिए, कि डैरी कोई उसको प्रॉब्लम नहीं था फाइनेंशियली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बेसिकली वो काफी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। उसका इवन एक खुद का इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी था, तो उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी। वो जस्ट बिकॉज उसका एक पैशन था काम करना, हर चीज करना, कैसा लगता है काम करते हुए, मतलब क्या फील होता है, इसलिए उसने ये काम करना शुरू कर दिया। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, लोगों को करना चाहिए काम, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। एंड जिसके बाद आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वो दोनों शादी कर लेते हैं एंड वो लोग राउल एंड एलिफेंट सबबर्ब ऑफ डलास टेक्सास में एक न्यू घर भी ले लेते हैं एंड जिसको वो अपने मन से पूरे घर को रेनोवेट करवाते हैं। एंड ऐसा नहीं था कि वो घर कुछ उसमें कमी था, वो घर बहुत बड़ा था, उसमें एक गैराज भी था, बहुत बड़ा घर था, मतलब बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल था। पर फिर भी कि मतलब होता है ना, पैसा ज्यादा हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि क्या करे पैसा, कहाँ लगाए, क्या यूज करे। तो वो लोग सोचे यार घर ही रेनोवेट करवा लेते हैं, दिखने में भी सुंदर लगेगा और अच्छा लगेगा, इसलिए उन लोगों ने घर को रेनोवेट करवा लिया। एंड तुम सोचो कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, मेरा बस एक ही मोटिव है इसके पीछे, तुम समझ रहे हो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार। इन लोगों के पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं। एंड कुछ समय बाद ही उन लोगों ने एक 30 फुट कैबिन भी लिया, जिसके साथ वो लोग फैमिली वेकेशन पे जाए या घूमने फिरने कुछ भी जाए। एंड उन दोनों की लव लाइफ काफी अच्छी जा रही थी, बिकॉज एक तो उन लोगों का लव मैरिज था एंड वो दोनों काफी अंडरस्टैंडिंग थे, वो दोनों को एक दूसरे का पसंद सब कुछ मालूम था। एंड ये प्लस पॉइंट होता है लव मैरिज में कि सामने वाले को सब कुछ पता रहता है एंड उसके पार्टनर को भी सब कुछ पता रहता है। एंड ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज में नहीं होता है, पर उसमें काफी टाइम लगता है बिल्डअप होने में। एंड जिसके बाद ऑन 14 जून 1989 डेवॉन का जन्म होता है। यस, उनका पहला बच्चा, जो कि एक लड़का होता है। एंड क्योंकि ये उनका पहला बच्चा था तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। बेसिकली सभी कोई होते हैं, मतलब उसका जो फीलिंग होता है आई कैंट इवन एक्सप्रेस। मैं एक फादर नहीं हूँ
तो मैं बता नहीं सकता हूँ कैसा होता है, जब बनूंगा तब जरूर बताऊंगा तुम लोग को। अगर हम लोग ऐसे जुड़े रहे तो जरूर बताऊंगा। तो मेरे को नहीं पता। एंड वन मोर थिंग, आई एम सिंगल, रेडी टू मिंगल। जस्ट किडिंग, नॉट किडिंग अबाउट मिंगल, आई एम रेडी। कमेंट मारो कुछ चाहिए तो कमेंट। सही वेरी चीप। तुम मैसेज करना डायरेक्ट, हम तुम्हें प्राइमरी पे रखेंगे, तुम मैसेज करना ना। खैर खैर बैक टू द केस, हम बात करते हैं। तुम सोचोगे मैं यहाँ क्यों देख रहा हूँ बार बार। बेसिकली मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ दिस, क्योंकि मॉनिटर नहीं मेरे पास, मैं बाहर आया हूँ तो मैं कहाँ से तुमको देख के बताऊँ, इसलिए मुझे प्रिंट आउट करना पड़ा। तो एंड उनकी ये खुशी अब दुगना होने वाली थी जब उनके दूसरे बेटे का जन्म होने वाला था। इसका नाम उन लोगों ने डेमोन रखा। डेमोन का जन्म 19 फरवरी 1991 में हुआ। एंड वो दोनों अब खुशी से पागल हो गए थे कि यार कितना मतलब अच्छा है। मैं इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकता कितना अच्छा है, क्योंकि एक पेरेंट्स ही बता सकते कि उनके लिए उनका बच्चों का कितना मतलब अहमियत है। एंड वन मोर थिंग, मैं तुमको उन दोनों का फोटोज दिखा रहा हूँ, तुम देखो। भले इन दोनों में 1 साल से भी ज़्यादा का फर्क है, पर फिर भी ये दोनों बिल्कुल ट्विंस लगते हैं। एंड 3 सालों बाद उनकी ये खुशी और भी बढ़ गई जब उनके तीसरे बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम उन लोगों ने ड्रेक रखा। बट ड्रेक के होते ही उनका जो बिजनेस था वो धीरे धीरे लॉसेस में जाने लगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो कोई पनौती था या कुछ भी, ऐसा नहीं डूड, आई एम नॉट मीन दैट। बट मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट एक सिचुएशन था, जैसे ड्रेक होता है, उन लोगों का बिजनेस अब धीरे धीरे लॉस में चले जाता है, वो डेथ में डूबे जाते हैं। तो उन लोगों ने एज अ सिक्योरिटी अपने बच्चों के लिए 5,000 का एक लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, पहले करवाया था। एंड उन लोगों को पता था कि अगर कुछ हो जाता है तो उनके लोग का लाइफ क्या होगा फ्यूचर में, जिसके कारण उन लोगों ने अपने तीनों बच्चों के लिए 10,000 US डॉलर का इंश्योरेंस करवाया, ताकि फ्यूचर में उन्हें कभी भी कोई चीज़ की कमी ना हो। बेसिकली पढ़ाई की कमी ना हो, अच्छे से पढ़ेंगे तो स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो फ्यूचर उन लोगों का सिक्योर करने के लिए उन लोगों ने 10,000 का बेसिकली किया था, तुम इतना समझ जाओ। एंड कुछ आर्टिकल्स में ये भी लिखा है, जब उसका तीसरा बच्चा हुआ ड्रेक, तो उनके फैमिली का कंडीशन खराब हुआ फाइनेंशियली। एंड यही वो समय था जब उसकी मॉम डार्ली को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन यानी उसे लगता था वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो एक अच्छी वाइफ नहीं है, वो किसी का ख्याल नहीं रख पा रही है, उल्टा उसका सबको ख्याल रखना पड़ रहा है। बेसिकली ये काफ़ी नॉर्मल है आफ्टर गिविंग अ बर्थ, बहुत नॉर्मल है वुमेन्स में कि उन्हें ये फील हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ, नहीं, मेजोरिटी से भी मतलब रेयर केसेस में लोगों को डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कैसे ध्यान रखेंगे, चिंता हो जाता है एंड बहुत सारी तरह के एंजाइटी सब कुछ हो जाते हैं। तो उसके साथ भी यही होता है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में बताया है। ऑफकोर्स मैंने थोड़ा ज़्यादा बताया क्योंकि क्या पता तुम मेरे पहले व्यूअर हो, नए व्यूअर हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। खैर केस में आता है। पर अब जो एक हंसती खांसी खुशहाल फैमिली के साथ जो पूरे उनके लाइफ एक हॉरर मिस्ट्री में बदलने वाली है, जिसको सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर आखिर ऐसा क्यों और किसने किया? ऑन जून 6 1996 सुबह के 2:31 पे डार्ली एंड डैरिन ने पुलिस को कॉल किया एंड कहा कि एक लंबा चौड़ा इंसान उसके घर में घुसा था एक नाइफ लेकर, एंड उसने उसके दोनों बच्चों को मार दिया। एंड ये सुनते ही पुलिस तुरंत उस घर पर आती है एंड उस जगह को इन्वेस्टिगेट करती है। एंड पुलिस जैसे ही घर के अंदर घुसती है तो उनका जो पहला बेटा था कि डेवन पहले से ही मर चुका है, बट डीमन अभी भी जिंदा है। वो तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल रश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो सरवाइव नहीं कर पाता है, उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एंड इसके बाद पूछताछ चालू की जाती है। एंड क्योंकि उस पूरे क्राइम सीन को डार्ली के पास में हुआ था, डार्ली को सब कुछ मालूम था किसने किया था, उसने उस कल्प्रिट का फेस देखा था, तो सबसे पहले उससे पूछताछ की गई। एंड जब पूछताछ की गई तब उसने बताया वो जब लिविंग रूम में सो रहे थे अपने दोनों बच्चों के साथ, एंड ऊपर वाले रूम में उसके हस्बैंड एंड ड्रेक उसका छोटा बेटा सो रहा था, तभी एक इंसान घर पे घुसता है एक नाइफ लेकर गैराज वाले एरिया से। एंड घर के अंदर घुसते ही वो उस चाकू से उसके बेटे को मार देता है। एंड तुरंत वो जाती है उससे हाथापाई करने ताकि वो उसका नकाब हटा के देख सके कि वो कौन था, ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके। पर वो ऐसा नहीं कर पाती है, वो उसे ऑलरेडी मार चुका होता है। एंड डैरिन को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है उसे हाथापाई करते हुए, तुम इन फोटोज में देख सकते हो।
उसे कहाँ कहाँ लगा, यहाँ पर एक कट लगा, बहुत सारे चोटें उसको लगी है, तुम इन सब फोटोज में देखो। एंड ये सब करने के बाद जब ये हाथापाई हो रहा था तो उसके हाथ से वो चाकू जमीन पे गिर गया, जिससे उसने उस दोनों बच्चों को मारा था। एंड ये सब करने के बाद वो तुरंत वहां से भाग जाता है, एंड जिसके बाद वो अपने पति को बुलाती है एंड दोनों ने मिलकर पुलिस को कॉल किया एंड पुलिस आती है। एंड इसके बाद तो पुलिस जानती है क्या हुआ है, एंड तुम भी जानते हो। एंड पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि गैराज के पास में एक दरवाजा है, उसी को काट कर कल्प्रिट अंदर की ओर घुसा हुआ है। एंड उस नाइफ में भी वो मटेरियल था, गैराज का विंडो था ना, उसका मटेरियल था, बेसिकली वो फाइबर का था, तो उसमें उसका मटेरियल लगा था, काटते हुए दिखता है। तो इसमें भी उसको भी पता चला, पुलिस को भी, कि इसमें इसी चाकू से काटा गया है एंड यहीं से वो घुसा हुआ। एंड घर के ठीक 75 यार्ड दूर एक मोजा मिलता है जिसमें उन दोनों बच्चों का खून लगा होता है। तो पुलिस के पास इतना एविडेंस तो था ही कि कोई अंदर घुसा था, एंड वो जब भाग रहा था तो उसका मोजा छूट गया वहां पे। बट अब आएगा वो सरप्राइजिंग पार्ट कि पुलिस को उस पूरे घर में ना कोई फुटप्रिंट्स मिले, ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, ना ही कोई डीएनए मिला, हेयर वेयर का कुछ भी नहीं मिला। पुलिस को कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ नहीं मिला। और 75 यार्ड का जो दूर पे मोजा मिला, वो उधर पे भी कोई फिंगर फुटप्रिंट्स नहीं था, ना कोई जूता का दाग था। तो पुलिस कंफ्यूज थी डूड कि मतलब उसने बोला जैसे सब कुछ हुआ वो तुरंत भाग गया, वो तुरंत पति को बुलाई, तुरंत कॉल की। तो वो क्या उधर पे रुका तो नहीं पूछने के लिए सब कुछ, यहाँ दाग नहीं दिख जाए, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। तो कैसे पॉसिबल है भागते हुए एक इंसान का फुटप्रिंट्स ना लगे, मोजा छूट जाए, ऐसा हाउ इट्स पॉसिबल। पुलिस को ये सारी चीजें काफी और लग रही थी। एंड शॉकिंग पार्ट तब हुआ जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया उस विंडो के बारे में। तो पुलिस को पता चला कि वो विंडो जरूर कटा है, बट उसे काटा गया है घर के अंदर से। डूड मुझको बोलते हुए भले हंसी है फेस पे, पर मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड उसे अंदर से काटा गया है, एंड काट के उसके ऐसे रखा गया है कि लगे वो बाहर से काटा गया। एंड जब पुलिस उस घर को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है उनके काफ़ी सारे बिल्स ड्यू पड़े हैं, यानी वो काफ़ी डेप्थ में है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। एंड ये भी पता चलता है कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही अपने बच्चों का इंश्योरेंस पढ़वाया है 10-10 हज़ार कर। एंड उसकी जो मॉम थी डार्ली, जिसने ये सब कुछ क्राइम देखा है, वो भी डिप्रेशन में थी। एंड ये सब सारे प्रूफ्स काफ़ी थे उसे गिरफ्तार करने के लिए। एंड पुलिस उसे एज अ प्राइम सस्पेक्ट, नो सॉरी, एज अ नॉट सस्पेक्ट, एज अ कल्प्रिट उसे गिरफ्तार करती है। एंड ऑन 4 फरवरी 1997 3 घंटे तक कोर्ट में ये उसका केस चला। एंड कोर्ट के खत्म होते ही सी फाउंड गिल्टी एंड उसे लीथल इंजेक्शन से डेथ की पेनल्टी दी गई। यस, ये एक फांसी की सजा है बेसिकली, लेकिन इंजेक्शन से, जहरीला इंजेक्शन से। मैं इसमें डीप पे नहीं जाता हूँ। बट द सरप्राइजिंग बात कि उसके पति को अभी भी लगता है कि उसकी पत्नी ने ये सब कुछ नहीं किया। हाँ, आई नो बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे जगह आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि लोग मानते नहीं कि उसने ये सब कुछ किया। टू हाउ इट्स पॉसिबल, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, मैंने सब कुछ पढ़ा अच्छा से। मेरे को भी लगता है कि उसी ने ही किया है, 100% श्योर हूँ मैं उसी ने किया, क्योंकि सारे जो पॉइंट्स है उसके खिलाफ नहीं है। पर आई नो डोंट नो ये कौन कुछ लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आ रही चीज़। एंड मैं एक कल्प्रिट को जिसने ऐसा कुछ किया है मैं उसको साथ नहीं दे सकता हूँ, सबसे बड़ा बात ये है। एंड मैं ऐसा नहीं, मैं अंधविश्वास कर रहा हूँ कि नहीं यार, मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है डूड, मतलब नॉट दैट टाइप ऑफ सॉफ्ट कॉपी, बट यस मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा है तो वो लोग तो गलत लिखेंगे नहीं। अगर मुझसे पूछो तो यस उसने ही ये सब किया है। क्यों किया है? क्योंकि तुम देख रहे हो कर्ज में डूब रहा है, उसको लग रहा था वो अच्छी माँ नहीं है, अच्छी। एंड इवन पुलिस एंड सब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वही कल्प्रिट है। एंड दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लिप। होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक मत करना बट सब्सक्राइब कर देना डूड, इट्स वेरी हेल्पफुल। पता नहीं मेरे आज भी कितने सब्सक्राइबर है, आई गेस 146। मैं चाहता हूँ कि और आगे जाए, मेरा टारगेट है 10,000 का। एंड वन मोर थिंग, तुम सोच रहे हो मेरे बाल को क्या हुआ। मैंने बेसिकली बड़ा था तो मेरे को गाँव आना था, मतलब मैं भी गाँव में हूँ, अपने घर पर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे को बाल कटवाना पड़ा क्योंकि अच्छा बनने का, बस इसीलिए मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे। मैं अच्छा से छोटी वोटी बांधता था, मतलब बेसिकली अच्छा लगता था दिखने में। मैंने सोचा उस बाल को बड़ा किया, मैंने लिटरली 3 महीने से वीडियो शूट नहीं किया उस बाल के लिए कि मैं एकदम बड़ा बड़ा करके फिर शूट करूंगा, अच्छा लगेगा, मतलब आके यहाँ पे बढ़िया से शूट करूंगा। पर पेरेंट्स बोले कटवा लो, अच्छा नहीं लग रहा। मैं बोला वीडियो बना रहा हूँ कर फिर कटवा दूंगा। नहीं जा रहे हो कैसा लगेगा, लोग क्या बोलेंगे।
हम बोले ठीक है कटवा लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं तुमको फोटो दिखाऊंगा, देना दोनों किसी साइड में होगा फोटो, देखना बहुत मतलब बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कई लोग को लगता है कि खुद को अपना पसंद आता, आई एम श्योर तुमको भी पसंद आएगा, वो इतना अच्छा झूलता। बट क्या पेरेंट्स का सुनना ही पड़ेगा, अच्छे के लिए बोलते हैं तो करवाना पड़ा। बट होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड बिग थम्स अप एंड वन मोर थिंग, आई एम स्टिल सिंगल, तो तुम कर सकते हो, तुम्हें जो चाहिए मतलब अप्रोच। ऐसे कि तुम हाई वीडियो होंगे ना तो मैं आगे से हाथ बढ़ाऊंगा, तुम्हें प्राइमरी पे रखूंगा। बट करना तो पहले तुम्हें है, तो फिर तो पर करना तुम्हें है पहले। मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो, मैं जरूर बात करूंगा, बात आगे भी बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज बी सेफ एंड अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तुम जितना रख सको, क्योंकि ये दुनिया दिन पर दिन अब बहुत वर्ष होते जा रही है, कांट इवन टेल यू। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।